स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके साथ एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी हाल ही का निर्णय फरवरी 2025 का आया है। किस तरीके से एफआईआर को रद्द किया जा सकता है, मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होता है, ट्रायल चल रहा होता है, तो एफआईआर की क्या रेलिवेंसी होती है, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। एफआईआर के आधार पर क्या अभियुक्त को दंडित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, वो सब मैं आज आपको बताऊंगा। दोस्तों, इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आएगी। ठीक दोस्तों, चलिए शुरू करता हूं। देखिए, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसे वहां से डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट हैं, बीएनएस हो, बीएसए हो, बीएनएसएस हो, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टीपीए, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, सब सब्जेक्ट की पूरी वीडियोस मैंने वहां पे डाल रखी हैं। वहां पर मैंने पीडीएफ नोट्स भी डाले हैं। आप अगर जज की या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे और ये वीडियोस से आपको सब्जेक्ट को समझने में बहुत आसानी होगी। दोस्तों, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने सारे सब्जेक्ट्स को समझा है। दोस्तों, आपको कहीं और तैयारी करने की आवश्यकता अपनी वीडियो पर आता हूँ। देखिए, जब कोई व्यक्ति थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराता है तो वो सूचनादाता कहलाता है, उसे इन्फॉर्मेंट कहते हैं। दोस्तों, अब उसने एफआईआर दर्ज करा दी है, एफआईआर में सारे तथ्य उसने घटना से संदर्भ में लिखवा दिए हैं और जो उसकी एफआईआर थाने में लिखी जाती है उस अधिकारी ने उस पर सिग्नेचर कर दिए हैं और सूचनादाता ने भी उस पर सिग्नेचर कर दिए हैं। उसकी एक कॉपी सूचनादाता को निःशुल्क दी जाती है। ये आपने सबने पढ़ा होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 173 में एफआईआर को लेकर पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों, देखिए, केस के थोड़े फैक्ट्स देखिएगा। कोई एक्स नाम का व्यक्ति होता है, वो थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराता है और घटना के संबंध में सारी बातें थाना इंचार्ज को बताता है। थाना इंचार्ज उसकी सारी बातों को लिखता है और लास्ट में अपने सिग्नेचर करता है और बाद में सूचनादाता के सिग्नेचर भी कराता है। ठीक दोस्तों, अब हमारा एक क्वेश्चन ये है, क्या इस एफआईआर की कोई एविडेंशियल वैल्यू न्यायालय में होती है? क्या इस एफआईआर के आधार पर अभियुक्त को दोषी सिद्ध किया जा सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बिल्कुल सही दी गई है? इस एफआईआर के संदर्भ में सिर्फ दो व्यक्ति हैं, एक सूचनादाता है और एक वो व्यक्ति है जिसने एफआईआर लिखी है थाने में। ठीक, अब ये दोनों कौन है? ये दोनों प्रोसिक्यूशन के विटनेस हैं, अभियोजन के साक्षी हैं। ठीक, अभी अभियोजन के साक्षियों को जब न्यायालय में बुलाया जाता है, न्यायालय में बुलाकर ये घटना के संदर्भ में जो बातें उन्होंने एफआईआर के संदर्भ में लिखवाई हैं और उन्हीं बातों को ये न्यायालय में दोहरा रहे हैं दोनों व्यक्ति। एक वो पुलिस अधिकारी भी जिसने सिग्नेचर करे हैं और दूसरा व्यक्ति इन्फॉर्मेंट मीन सूचनादाता जिसने सारी सूचना घटना के संदर्भ में थाने में दी है। दोस्तों, एफआईआर में लिखवाई है। अगर वो सेम बातें न्यायालय के सामने दोहरा रहे हैं, ठीक, वही बात बताते हैं, तो उसको कहते हैं संपुष्टिकारक बयान, विटनेसेस का कॉर्पोरेशन स्टेटमेंट। ठीक है, इसे कॉर्पोरेशन कहते हैं। इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 160 में स्पष्ट तौर पर समझाया गया है कॉर्पोरेशन करना, ठीक, संपुष्टि करना। इसी संदर्भ में एक दूसरा फैक्ट भी आता है। अगर सूचनादाता जिसने थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई है और आज उसे प्रोसिक्यूशन विटनेस बनकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना है और न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर वो कुछ अलग बयान न्यायालय को देता है, ठीक, अलग साक्ष्य न्यायालय के समक्ष देता है जो एफआईआर में नहीं लिखी गई बातें हैं, तो यहाँ पर उसका जो स्टेटमेंट है ये कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट कहलाता है। इसका उल्लेख भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 148 में कर रखा है। तो दूसरी पार्टी इसके आधार पर उसका खंडन भी कर सकती है। ठीक, देखिए, थाने में जाके इसने एफआईआर में कुछ लिखा रखा है और आज आपके सामने सर ये बयान दर्ज कराने आया है, यहाँ कुछ और बात बता रहा है, तो उसके आधार पर इस विटनेस को झूठा साबित भी किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट। अब इसका एक दूसरा पक्ष भी देखिएगा। ये एक्स नाम का व्यक्ति होता है जिसने एफआईआर दर्ज कराई है, इसकी किसी कारणवश डेथ हो जाती है। डेथ भी नेचुरल डेथ होती है, किसी बुढ़ापे के कारण या बीमारी के कारण इसकी डेथ हो जाती है। ठीक, और ये मामले से पीड़ित पक्ष भी नहीं होता, ये सिंपल एक सूचनादाता होता है जिसके समक्ष कोई घटना हो रखी होती है, उसके आधार पर ये एफआईआर दर्ज करने चला जाता है, लेकिन इसी बीच एफआईआर दर्ज करने के बाद इसकी डेथ हो जाती है। तो इस एफआईआर को कैसे न्यायालय में प्रूव किया जाए कि उसने सही घटना को देखा था? दोस्तों, अब देखिए, यहाँ जिस व्यक्ति द्वारा एफआईआर लिखी जाती है मीन्स थाने के किसी कर्मचारी द्वारा एफआईआर लिखी गई होगी। दोस्तों, उसे बुलाया जाता है, वो अपने बयान दर्ज कराता है, हाँ मैंने देखा कि एक्स नाम का व्यक्ति था, इसने एफआईआर मेरे सामने बोली और मैंने इसे लिखा दो। लेकिन खाली उसके बयानों के आधार पर एफआईआर को प्रूव नहीं किया जा सकता न्यायालय के अंदर। वहां पर सूचनादाता को जिसने एफआईआर दर्ज कराई है उसका उपस्थित होना अनिवार्य। ये केस जो मैं आज आपके साथ सुप्रीम कोर्ट का डिस्कस करूंगा उसमें यही बात कही गई है। दोस्तों, केस का नाम देखिएगा, ललिता वर्सेस विश्वनाथ 2025 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में स्पष्ट कर दिया गया, जब एफआईआर दर्ज की जाती है और एफआईआर दर्ज कराने वाला व्यक्ति अगर मर जाता है तो जिस व्यक्ति ने एफआईआर लिखी है मीन्स पुलिस ऑफिसर, सिर्फ उसके बयानों के आधार पर एफआईआर को रेलिवेंट नहीं माना जा सकता। जिसने एफआईआर लिखवाई है उसे न्यायालय में उपस्थित होना होगा,
उसे प्रोसिक्यूशन विटनेस बनकर न्यायालय में आना होगा, तभी उस एफआईआर के आधार पर अभियुक्त को दोषी सिद्ध किया जा सकता है। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने एफआईआर लिखवाई है उसे प्रोसिक्यूशन विटनेस बनकर न्यायालय में आना होगा। वो चाहे किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट दे, कॉन्ट्रडिक्शन स्टेटमेंट दे, चाहे कोरबोरेशन स्टेटमेंट दे, चाहे खंडनकारी स्टेटमेंट दे, चाहे संपुष्टि कारक बयान दे, उसको न्यायालय में प्रोसिक्यूशन विटनेस बनकर आना होगा, तभी एफआईआर की रेलेवेंसी होगी। अगर वो सूचनादाता मर चुका है तो एफआईआर की कोई रेलेवेंसी नहीं है, उसके आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों, आइए इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। अगर आप आईफोन या आईपैड चलाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी क्लास एप्लीकेशन का लिंक डालूंगा, जिससे आप उसे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।